इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर से ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और अगर तुम सही डायरेक्शन में इसको सॉल्व नहीं करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन है बहुत लेंदी हो सकता है, बहुत अजीब सा हो सकता है। तो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, पढ़ लो अच्छे से, कहना क्या चाह रहा है समझो और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ पॉइंट मूव सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम इट ऑन द लाइंस, ये जो लाइंस दे रखी है तुम्हें वो है पेयर ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर एंड इट इज कांस्टेंट, मतलब इट इज कांस्टेंट 2d। तो कहने का मतलब जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट से फीट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रॉ करे गए। दो लाइंस है, उन दोनों पर ड्रॉ करे गए। उन दोनों फीट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट 2d है। शो करना है हमें इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस इज दिस। तो क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन सिंपल है, मतलब लैंग्वेज बड़ी सीधी है एकदम। एक पॉइंट मूव कर रहा है, उसका हमें लोकस पता करना है। उस पॉइंट से इस पेयर ऑफ लाइंस की दोनों लाइंस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट 2d है। तो जो मूविंग पॉइंट है उसका हमें लोकस पता करना है। तो स्टार्ट ऑब्वियसली हम पेयर ऑफ लाइंस बना देते हैं और पेयर ऑफ लाइंस जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, हमें दिख रहा है, मतलब पास करने से मेरा मतलब ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से मैंने ये दो लाइंस मैंने यहां पर बनाई, ठीक है। ये ओरिजिन है, ठीक है। अब मूविंग पॉइंट मैंने P एक बार के लिए यहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है। और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दोनों लाइंस पर, ठीक है। एक यहां पर करा, इस P पॉइंट को मूव करा देते हैं, ठीक है। और इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, एक मैंने इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारा P पॉइंट है। अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, एक तो N1 और एक N2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन किया। ये डिस्टेंस जो है N1 N2 हमें 2d दे रखी है और हमें P पॉइंट का लोकस पता करना है। तो P पॉइंट को मैंने लेट करा h, k इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब h, k अगर लेंगे तो पेयर ऑफ लाइंस में h एक कोफिशिएंट भी है, तो h, k की जगह हम P के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं अल्फा, बीटा। अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हम यहां से पिक कर सकते हैं वो ये है कि हमें एंगल N1O N2 पता है। ये अगर मैं थीटा रखता हूं तो tan थीटा, मतलब पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल tan थीटा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस AB अंडर रूट अपॉन A प्लस B। और इस पर मैं मॉड भी लगा देता हूं जिससे कि जो थीटा एंगल है वो मैं एक्यूट लेके चल रहा हूं। अब एक बार के लिए O N1 P N2 इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो। इसमें O N1 P 90 डिग्री का एंगल है और O N2 P भी 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है इस तरह से, रफ सा बना रहा हूं मैं एक बार। ये सर्कल ध्यान से देखो, बहुत ही गंदा लग रहा है, लेकिन क्योंकि O N1 P N2 एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये एक सर्कमस्क्राइब इसको करने वाला एक सर्कल तो होगा। और अच्छी बात यह है कि हमारा जो OP लाइन सेगमेंट है वो इस सर्कल का डायमीटर भी हो जाएगा। और क्योंकि O तो ओरिजिन है तो जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर इसको C लिख देता हूं एक बार के लिए, C हो जाएगा अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2, ठीक है। अब लोकस फाइंड करने के लिए अगर मैं सेंटर C से कॉर्ड N1 N2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस तरह से, ठीक है। और इस ट्राइंगल को भी एक बार देखो, ये ट्राइंगल CN1 N2 ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान से अगर देखा जाए तो N1O N2 ये एंगल है थीटा, तो N1C N2 ये एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। फिर हमने C से N1 N2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सेंटर C से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
तो ये एंगल आधा हो जाएगा, जो कि 2 थीटा था, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, थीटा। बात ध्यान से समझना कि हमने कहा कि एंगल N1O N2 थीटा है और एंगल N1C N2 कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और उसके बाद हमने सेंटर C से कॉर्ड N1 N2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि सामने वाली कॉर्ड पर मिड पॉइंट पर मिलेगा। तो हमें N1C, इस पॉइंट को एक बार के लिए कुछ नाम दे देते हैं, इसको अगर मैंने Q नाम दे दिया, तो N1CQ जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और N1Q N1N2 का हाफ है और एंगल थीटा हमें दिख ही रहा है। और एक और बात, CN1 जो है रेडियस है और रेडियस हम जानते हैं CN1 इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 4, क्योंकि रेडियस अगर हमें चाहिए तो सेंटर की मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेता हूं, वो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट। और N1Q कितना है, हाफ ऑफ N1N2, जो कि कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। तो N1Q अपॉन CN1 आ जाएगा साइन थीटा। और अब मैं इसको अगर यूज करूं तो N1Q है हमारे पास में D अपॉन में CN1 कितना आ जाएगा, 2D अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा। और ये हमने पूरी मेहनत से, समझदारी से, एक तो रिलेशन साइन थीटा का निकाल लिया है और एक रिलेशन हमने पहले से लिखा हुआ है टैन थीटा का। साइन थीटा और टैन थीटा से अगर मैं एक रिलेशन आगे लिखूं तो मैं यहीं से अगर मैं टैन थीटा फाइंड करूं तो टैन थीटा आ जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 2D अपॉन अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। अब हम दोनों टैन थीटा को इक्वेट कर देते हैं। मॉड लगा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं दोनों तरफ वैसे भी क्या करने वाला हूं, स्क्वायर करने वाला हूं। तो स्क्वायर करके अगर मैं इक्वेट करूंगा तो यह आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4D स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। तो हमने एक रिलेशन तो फाइंड कर ही लिया अल्फा बीटा के अंदर और बाकी सब कांस्टेंट है H, A, B एंड D। तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ गया है, पर जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन को चाहिए हम उस फॉर्मेट में इसको ले जाते हैं। तो हम डेफिनेटली अल्फा और बीटा की जगह रिप्लेस करने वाले हैं एक्स एंड वाई। तो यह आ जाएगा, पहले तो 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब फॉर्मेट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में एच स्क्वायर माइनस ए बी चाहिए, तो मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी और उधर जाके 4D स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस डी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहां से मैंने डी स्क्वायर कॉमन लिया, ये बन रहा है 4h स्क्वायर माइनस 4AB प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर दिखेगा डी स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी। और यही रिलेशन हमें शो करना था, प्रूव करना था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है अगर तुम ये दोनों रिलेशन ढंग से यूज नहीं कर पाओ। तुमने ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया या कैसे एंड किया या किस तरह से तुमने इसको प्रोसीड करने की कोशिश करी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट या बहुत डिफरेंट तो नहीं कहूँगा मैं, पर ये कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं ये एज ए स्टूडेंट तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसको हम बहुत स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में ना रखते हुए एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं इसको कह रहा हूँ। तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और बहुत पॉसिबिलिटी है कि तुमने इसको बहुत अच्छे से कर रखा होगा इससे पहले भी। तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास में इस तरह के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं लाइन L पर और ABC हमें दे रखे हैं रियल नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम 1। देन इन 4 ऑप्शंस में से कौन से सही हैं वो हमें बताने हैं।
अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि ये जो ए में जो एक्सप्रेशन है वो एक पर्टिकुलर कर्व पे लाई कर रहा है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, या तो हम उस कर्व को फाइंड करने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये तीनों पॉइंट से अगर हम देखें तो तीनों एक पर्टिकुलर रिलेशंस के ही लग रहे हैं। दूसरा काम ये कि अगर ये 3 पॉइंट्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इस लाइन पर अगर हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश करें तो मैंने इसे पुट किया एल ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन प्लस एम ए स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन ए माइनस वन और प्लस एन इज इक्वल टू 0। अब ये मैंने अभी तक एक ही पॉइंट रखा, इसी तरह से सेकेंड पॉइंट आ जाएगा और थर्ड पॉइंट आ जाएगा। अब तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखो, तीनों पॉइंट्स में जो ये रिलेशन है, मतलब ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन ए माइनस वन, ये सेम रिलेशन ए में है, फिर सेकंड में बी है और थर्ड में सी है। तो एक काम किया जाए, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं एल एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एन इज इक्वल टू 0। और ध्यान से देखा जाए तो हमें x में एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है, और इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हमारे पास में क्या हैं, a b c हैं। और यहां पे क्वेश्चन वाले को a b c 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर से ये मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम ढंग से लिखें तो हमारे सामने बन रहा है एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस एन एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो क्यूबिक हमारे सामने है और इसको सही से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस थ्री एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स हमारे सामने हैं ए बी सी। अब जो क्वेश्चन ने पूछा है हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स अगर हम देखें इसके तो वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी यहां से आ जाएगा हमारे पास में माइनस एम बाई एल, और दो के प्रोडक्ट का सम अगर देखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा एन बाई एल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी सी आ जाएगा 3m प्लस एन बाय एल। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एम बाय एल, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में ए बी सी प्रोडक्ट ऑफ रूट 3m प्लस एन बाय एल है, ये बी ऑप्शन गलत है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये कितना है, एन बाय एल, सी ऑप्शन करेक्ट है। और डी में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ए बी सी कितना है हमारे पास में 3m प्लस एन बाय एल माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये है एन बाय एल, और प्लस थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा माइनस एम बाय एल, और 3 टाइम्स भी लगाना है इसके आगे। तो ये हमें क्लियरली एन बाय एल कैंसिल होता हुआ दिख रहा है यहाँ से, और 3m माइनस 3m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो डी आंसर बी सही है। तो आंसर है इसका ए सी एंड डी। ऑल्दो क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि ए बी सी जो हैं वो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन, सिंपल हमने क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का सम, प्रोडक्ट और टेकन टू एट ए टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और तुम में से कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले कर रखा था मुझे बताना जरूर। चलो, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है S1 बी ए सर्कल विद रेडियस 2√5 एंड सेंटर्ड एट 2,0। A tangent line L is drawn to circle at point P जिसका x coordinate पॉजिटिव है, और this intersects y axis at Q 0,6। तो इतनी इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये एक बार के लिए मैंने y एक्सिस बना लिया और ये x एक्सिस बनाई इस तरह से, और सर्कल का सेंटर क्योंकि 2,0 है और रेडियस 2√5 है, तो कुछ इस तरह का मैंने सर्कल बना लिया। एक ये सेंटर मैंने मेंशन कर दिया 2,0। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में वैसे तो कहा गया है कि P पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है, और इसी बात को दूसरे शब्दों में समझा जा सकता है कि 0,6 से टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, क्योंकि ये टेंजेंट y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 0,6 पर। तो अगर मैं 0,6 से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मेरे पास दो चॉइसेस दिख रही हैं। एक तो मैं इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं,
और एक इस तरफ की टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। पर ध्यान से कर देखें तो जिस टेंजेंट की क्वेश्चन बात कर रहा है उसमें पी पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ में, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है। पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, वो नेगेटिव दे रखा है। इसका मतलब ये टेंजेंट नहीं, इसी टेंजेंट की बात हो रही है। और ये पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन हो रखा है। क्यू, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,6। और ये जो पॉइंट है सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का पी ए कॉमा बी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में है अ सर्कल S2 टचेस द लाइन L एट Q एंड ऑल्सो S1 एक्सटर्नली एट R। तो एक और सर्कल है जो लाइन L को Q पर ही टच कर रहा है। तो पहले तो लाइन L थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं मैं। तो लाइन L को Q पर टच कर रहा है और सर्कल S1 को भी टच कर रहा है एक्सटर्नली। तो किस तरह का सर्कल बन सकता है? इस तरह से एक सर्कल यहां पर हो सकता है। इस तरफ वाली चॉइस क्यों हट चुकी है? क्योंकि वो लाइन L को Q पर ही टच करेगा। तो अगर मैं ऐसा एक रफ सर्कल यहां पर बना दूं, इस तरह से हमने एक आइडिया बनाने के लिए सर्कल बना दिया, Q पॉइंट पर टच कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, और ये जो पॉइंट है वो R है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड S2 मीट्स PQ एट T। तो T के जो कोऑर्डिनेट है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान से देखा जाए तो हम फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज करके, फैमिली ऑफ सर्कल्स अगर यूज करें इसमें, तो उसका यूज करके बहुत आराम से ये जो ग्रीन सर्कल मैंने बनाया है इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? क्योंकि मुझे एक लाइन है जिस पर सर्कल टच करता हुआ दिख रहा है, क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है, तो मैं पॉइंट सर्कल इस तरह से लिख लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एल, जो लाइन की इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में फैमिली ऑफ सर्कल्स आ जाएगा। और क्योंकि ये वो वाला सर्कल है जो रेड सर्कल, जो गिवन सर्कल है, उसको भी टच कर रहा है, तो यहां से हम ग्रीन सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे। और इक्वेशन निकालने के बाद दोनों सर्कल्स से हम रेडिकल एक्सिस निकाल सकते हैं, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत आराम से आ जाएगा। पर एक बार के लिए इसको हम साइड में रखते हैं, ये चीज हम नहीं यूज कर रहे। थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम चाहते हैं कि ग्रीन सर्कल और रेड सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो रेडिकल एक्सिस जो होगी वो, ये बात तो क्लियर है कि आर से पास करेगी। इस तरह से कुछ दिख रहा होगा हमें। तो ध्यान से देखो, अगर ये रेडिकल एक्सिस है दोनों सर्कल की, ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर रखा है उसका नाम रखा है क्वेश्चन में टी रखा है, ठीक है। और टी के ही कोऑर्डिनेट हमें एक तरह से पता करने हैं। तो अगर मैं पी के कोऑर्डिनेट पता करने की डायरेक्शन की तरफ जाता हूं, तो पी के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मुझे ये जो ग्रीन लाइन है इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा, देखो, y सर्कल जो है हमारे पास में, ये जो रेड सर्कल दे रखा था, इसकी इक्वेशन लिखी मैंने x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस है इसकी 2√5, 4 इंटू 5 20। तो मैंने इसकी इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू m x माइनस 2 प्लस माइनस 2√5 √1 प्लस m स्क्वायर। और क्योंकि ये जो टेंजेंट है, ग्रीन टेंजेंट, वो क्यू पॉइंट से पास कर रही है, तो इसमें मैंने 0,6 पुट किया। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 20m स्क्वायर। तो ये बन रहा है हमारे पास में 16m स्क्वायर, 12 24 माइनस 24m और प्लस 20 माइनस 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिख रहा है 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दिख रहा है मुझे 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 2, 2m m माइनस 2 और प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में m इज माइनस हाफ, m इज 2। अब ध्यान से देखो, हम कौन सी टेंजेंट पता कर रहे हैं ये हमें क्लियर होना चाहिए। हम बहुत क्लियरली जानते हैं ये जो टेंजेंट है उसकी स्लोप पॉजिटिव है, तो हमें एक पॉजिटिव स्लोप ही पिक करनी है। तो m हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2। m अगर 2 है तो हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन दिख रही है, ये आ जाएगा y माइनस 6 अपॉन x माइनस 0 इज 2। तो y आ जाएगा, या y माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब अगर मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं पता कर सकता हूं सर्कल के सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करके। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x माइनस टू अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू y माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ सर्कल का सेंटर मैंने रखा 2,0 माइनस फोर माइनस सिक्स अपॉन आ जाएगा 1 प्लस 4 5। तो ये बन रहा है x माइनस टू अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू वाई अपॉन वन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास में x आ रहा है माइनस फोर माइनस टू और y आ जाएगा 2। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बहुत क्लियरली हमें दिख रहे हैं माइनस टू कॉमा टू। अब ध्यान से देखो मेरे पास में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। यहां पर अगर देखें तो मेरे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है ये है माइनस टू कॉमा टू। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और हमें पता करना है ये जो रेडिकल एक्सिस लाइन है वो जहां पर T पर कट कर रही है उस T के कोऑर्डिनेट पता करना है। तो ध्यान से देखो ये जो T पॉइंट है इस T पॉइंट को देखें अगर हम तो T पॉइंट क्योंकि रेडिकल एक्सिस पर लाई करने वाला पॉइंट है तो यहां से इस टेंजेंट की लेंथ और इस टेंजेंट की लेंथ बराबर रहेगी और इस टेंजेंट की लेंथ ये जो टेंजेंट है TR टेंजेंट और TQ टेंजेंट की लेंथ भी क्या रहेगी बराबर रहेगी। तो बिल्कुल क्लियर है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि T जो है मिड पॉइंट रहने वाला है। मिड पॉइंट होगा PQ का, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो T के कोऑर्डिनेट यहां से आ जाएंगे हमारे पास में माइनस टू प्लस जीरो बाई टू माइनस वन कॉमा सिक्स प्लस टू बाई टू 4। तो T के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस वन कॉमा 4 और इसी C प्लस डी का सम पूछा है तो आंसर आ जाएगा 3। इस वीडियो हम जेईई एडवांस 2023 के इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो, अटेम्प्ट करो और उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से जेईई एडवांस ने पूछा और बहुत ही बढ़िया तरीके से कैसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ये जेईई एडवांस ने इस क्वेश्चन में शो किया है। तो एक सजेशन या एक एडवाइस मेरी तुम्हारे लिए ये है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में जैसे हमारी एक आदत होती है हम कैसे रीड करते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और एक एक लाइन को सॉल्व मतलब पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं और आगे लाइन पढ़ते जाते हैं। एक छोटी सी एडवाइस ये है तुम्हारे लिए कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में खासतौर पे सर्कल स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें एक बार हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो उस क्वेश्चन का क्लू होता है वो हो सकता है थर्ड फोर्थ लाइन में हो, तो उससे क्या होता है कि तुम अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, डायग्राम प्लॉट कर रहे हो, बना रहे हो, टेंजेंट बना रहे हो, तो बहुत टाइम लगा देते हो तुम उस पर और तुम्हारी एनर्जी इसी पे चली जाती है, ठीक है। जो असली क्लू होता है क्वेश्चन का उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं स्पेशली स्ट्रेट लाइन सर्कल्स के क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दे रखा है C1 बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटर ओरिजिन। तो इसका मतलब सर्कल जो C1 है वो क्लियर है, पता है हमें। C2 बी द सर्कल ऑफ रेडियस R विद सेंटर एट पॉइंट A 4,1 और रेडियस अननोन है बट बिटवीन 1 to 3 इसने दे रखी है। Two distinct common tangents PQ and ST of C1 and C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P, उसके बाद में C2 at Q. The tangent ST touches C1 at S and C2 at T. उसके बाद में mid points of the line segments PQ and ST are joined to form a line which meets the x-axis at point B if AB is √5 find R square, ठीक है। ऐसा बिल्कुल है कि ऐसा नहीं है कि हम एक बार में क्वेश्चन पढ़ते ही पूरा क्लियर हो जाता है हमें क्वेश्चन, ठीक है। पर हमने एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो तुम इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हो और सिर्फ इसको देखकर एक सर्कल बना देते हो, C2 को देख के एक सर्कल बना देते हो और फिर दो डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में तुम सोच रहे हो, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था, मेन बात जो थी वो इस लाइन में है। द टेंजेंट ST मतलब जो टेंजेंट इसने लिखी हुई है, हाँ, इसके बाद में मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स PQ एंड ST आर जॉइंड टू फॉर्म अ लाइन विच मीट्स द x एक्सिस एट पॉइंट P, ठीक है।
तो मेरी पूरी बात करने का मतलब ये है कि अगर हमने इस लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो हम सर्कल के डायग्राम में उसकी टेंजेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा हम एनर्जी लगा रहे होंगे। इस लाइन को पढ़ो एक बार, मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड एस टी। पी क्यू एस टी बेसिकली सर्कल की टेंजेंट्स के बारे में तो बात हो रही है। दो सर्कल है हमारे पास में, एक तो C1 सर्कल है, ठीक है, रेडियस 1 है इसकी। C2 सर्कल इससे थोड़ा बड़ा है और इसका सेंटर दे रखा है, एक का सेंटर 0,1 है, दूसरे का 4,1 है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस C1 C2, सेंटर्स की डिस्टेंस √17 हमें दिख रही है, विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 1 + r। तो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और सेकेंड सर्कल जो है वो थोड़ा बड़ा है किससे, फर्स्ट सर्कल से। इस तरह से कुछ है। अब बात हो रही है कॉमन टेंजेंट की। अब कॉमन टेंजेंट जो हम बनाएंगे तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, वो डीसीटी भी हो सकती है, टीसीडी भी हो सकती है, हो सकता है एक डीसीटी एक टीसीटी हो। तो बनाने से अच्छा हमें बात ये करनी है जो कॉमन टेंजेंट्स है, जो भी दो कॉमन टेंजेंट है पी क्यू एंड एस टी, हमें इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ध्यान से देखा जाए, टेंजेंट्स के मिड पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, और टेंजेंट्स भी कौन सी, कॉमन टेंजेंट्स के मिड पॉइंट की बात हो रही है। तो ध्यान से सोचो, दो सर्कल्स की अगर कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है और उनके मिड पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। मिड पॉइंट से मतलब अगर एक टेंजेंट में एक बार रफली बना लेता हूं, बस ये मत सोचना मैंने स्पेसिफिकली डीसीटी ही क्यों बनाई, मैं एक टेंजेंट बनाने की बात कर रहा हूं। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो इस पॉइंट से इस टेंजेंट की लेंथ और इस पॉइंट से इस टेंजेंट की लेंथ बराबर है। तो एक पॉइंट से दोनों सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर बराबर है तो PQ का मिड पॉइंट, मान लेते हैं PQ का मिड पॉइंट है M1, नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। PQ का मिड पॉइंट M1 जो होगा वो दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा, और ST का मिड पॉइंट भी मान लेते हैं M2 है, वो भी दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा। अब पूरा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की बात कर रहा है, ठीक है, और दोनों मिड पॉइंट्स रेडिकल एक्सिस पर ही लाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ PQ एंड ST इज रेडिकल एक्सिस ओनली, ठीक है। और अब दोनों सर्कल जो है उनमें से एक तो हमें नोन ही सर्कल है, x² + y² = 1, और दूसरे सर्कल का हमें सेंटर दे रखा है, तो x - 4² + y - 1², और रेडियस इसकी अननोन r है, तो ये r² लिखा। अब रेडिकल एक्सिस अगर मैं दोनों सर्कल की लिखने वाला हूं तो मैंने लिखा S1 - S2 = 0। तो यहां से हमारे पास में रेडिकल एक्सिस आ जाएगी, x² y² कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस 8x + 2y, और -16 - 1 - 17 = 1 - r², और ये बन जाएगा 8x + 2y = 18 - r²। ये आ गई दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस, जो कि मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQS2 आर जॉइंड। ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वही ये रेडिकल एक्सिस है। अब आगे बात हो रही है विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट जो है वो ये लाइन जहां एक्स एक्सिस को मीट कर रही है वो है, एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट मैंने क्या रखा 0, तो यहां से x आ जाएगा 18 - r²/8। ये अपना बी पॉइंट है। अब जैसे ही ये बी पॉइंट हमारे सामने है, अब हमें लेंथ AB पता करनी है। तो हमारे पास में A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,1, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिए हैं 18 - r²/8, 0, और AB की लेंथ हमें दे रखी है √5। तो AB² सीधा ही लिख दें अगर, तो AB² आ जाएगा 4 - 18 - r²/8 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 832 - 18 + r²/8 का स्क्वायर, और +1 - 0 का स्क्वायर = 5। और यहां से हमें दिख रहा है ये 32 - 18 14 + r²/8 का स्क्वायर = 4। और यहां से क्लियरली हमें 14 + r²/8 दिख जाएगा, 2 यहां से r² आ जाएगा 16 - 14, r² is 2। तो यही क्वेश्चन हमसे r² की वैल्यू पूछी थी।
तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से, और जो मेरी मेन इसमें बात करने का मतलब है वो ये है कि ध्यान से देखा जाए तो अगर हम इस पूरे लाइन तक पढ़कर डायग्राम बना रहे होते, पूरा सॉल्व कर रहे होते, मेरे हिसाब से हम इस जो इंपॉर्टेंट बात थी ये मिड पॉइंट्स वाली, इसको शायद हम उतनी एनर्जी नहीं दे पाते, और अगर इस बारे में नहीं सोचते तो रेडिकल एक्सिस नहीं समझते, और रेडिकल एक्सिस नहीं समझते तो पूरा क्वेश्चन हम खराब कर देते। तुमने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया, फर्स्ट थॉट क्या था तुम्हारा इसका, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है पी क्यू आर एस नॉर्मल कॉर्ड्स दे रखी हैं पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की एट पी एंड आर, और पी क्यू आर एस जो पॉइंट है ये कॉन्साइक्लिक दे रखे हैं। तो इसका मतलब पी पॉइंट पर और साथ में है आर पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो पैराबोला को दोबारा मीट कर रहे हैं क्यू पर और एस पर, और पी क्यू आर एस ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, कॉन्साइक्लिक है। ए वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें बताना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने एक बार बेसिक इस तरह से पैराबोला बनाया और मुझे दिख रहा है कि पी और आर पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से अगर मैं एक बार के लिए ये पी पॉइंट बोल देता हूँ और ऐसा कुछ मैंने एक बार के लिए आर पॉइंट बना दिया। पी क्यू एक नॉर्मल है और आर एस दूसरी नॉर्मल है। यहाँ पर मार्क भी कर देते हैं जिससे कि नॉर्मल है ये समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखो, क्योंकि हमें पता है कि ये पी एस क्यू आर ये सारे पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन इस तरह से मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, एकदम मैंने जनरल सर्कल की इक्वेशन लिखी है। अब क्योंकि मुझे चार पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इस सर्कल का पैराबोला के साथ चार इंटरसेक्शन पॉइंट हम देख पाएंगे। तो पैराबोला की जो इक्वेशन है उससे मैंने पॉइंट अगर इसके पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दिए 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 आ जाएगा यहाँ से 2t स्क्वायर कॉमा 4t। ये पॉइंट मैंने उठाकर सर्कल की इक्वेशन में रखा, तो मेरे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 4t टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 16t स्क्वायर और प्लस 2gx मतलब 4gt स्क्वायर प्लस 2fy मतलब 8ft प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास में t में एक 4 डिग्री की इक्वेशन दिख रही है, और क्लियरली t की ये चार वैल्यूज मुझे चार डिफरेंट जो पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं सर्कल पर उनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो यहां पर मैंने पैरामीटर t1 t2 t3 t4 मेंशन कर दिया। तो p पॉइंट के पैरामीटर को मैंने मान लिया t1 है, r पॉइंट के पैरामीटर को मैंने t2 मान लिया। इसी तरह से q और s के पैरामीटर एक बार के लिए मैंने इस q को t3 मान लिया और s को मान लिया t4। अब ध्यान से देखो, एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर पैराबोला पर p पॉइंट पर नॉर्मल, यहां पे अगर देखें p पॉइंट पर नॉर्मल अगर पैराबोला को q पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो इसका मतलब p और q के पैरामीटर में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। और रिलेशन क्या रहता है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, t3 रहेगा माइनस t1 माइनस 2/t1 माइनस t1 माइनस 2/t1। इसी तरह से हम लिख सकते हैं t4 क्या रहने वाला है, माइनस t2 माइनस 2/t2। ये रिलेशन आया नॉर्मल की बात से, मतलब हमें पता है कि p पॉइंट पर नॉर्मल पैराबोला को q पर मीट कर रहा है और r पॉइंट पर नॉर्मल पैराबोला को s पर मीट कर रहा है। अब सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो हमारे पास में t में 4 डिग्री की इक्वेशन दिख रही है मुझे, ठीक है, इसको अगर सही से लिखें 4t टू द पावर 4 प्लस 16 प्लस 4g टी स्क्वायर प्लस 8ft प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। कोफिशिएंट ऑफ t क्यूब क्लियरली 0 है, तो ये कितना आएगा 0। और इसका भी अगर हम यहां पर यूज कर लें तो हमें दिख जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 आ जाएगा माइनस 2/t1 माइनस 2/t2।
इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 2 बाय T1 T2 अंदर रहेगा, T1 प्लस T2 इज 0, तो क्लियरली T1 प्लस T2 कितना आया, 0 आया। ये हमारे पास में एक रिजल्ट है। अब T1 प्लस T2 0 है, और इन चारों का सम कितना दे रखा है, दे क्या रखा है, मतलब कितना हमें पता चल गया, 0 है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि T3 प्लस T4 भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब हम वापस एक बार क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पहला पूछ रहा है, ए और बी ऑप्शन में पूछा गया है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल APR किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा या वाई एक्सिस पर लाई करेगा, या नहीं कर रहा वो हम देख रहे हैं। तो ट्राइंगल APR अगर हम देखें तो ट्राइंगल APR के सेंट्रॉइड को अगर मैंने G से मेंशन किया तो सेंट्रॉइड आ जाएगा इसका, ए तो है इसका वर्टेक्स, तो 0 प्लस AT1 मतलब 2T1 स्क्वायर प्लस 2T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 0 प्लस 4T1 प्लस 4T2 डिवाइडेड बाय 3। ये सेंट्रॉइड है ट्राइंगल APR का। और क्लियरली हमें पता है कि T1 प्लस T2 कितना है, 0, तो T1 प्लस T2 अगर 0 तो हम यहां से ये मुझे G का y कोऑर्डिनेट क्लियरली क्या समझ में आ रहा है, 0 समझ में आ रहा है। तो G का y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो G किस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये तो 0 आ गया। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन रॉन्ग है। अब रहा PR इज पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स PR, तो PR की अगर हम स्लोप चेक करें यहां से तो MPR हम लिख सकते हैं 4T2 माइनस 4T1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा A T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर मुझे दिख रहा है ट्वाइस ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ये कैंसिल होकर आ जाएगा 2 अपॉन T2 प्लस T1। और ध्यान से देखो T2 प्लस T1 क्लियरली कितना है, 0 है, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब MPR नॉट डिफाइंड है, MPR नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब लाइन PR क्या हो जाएगी, लाइन PR जो है यहां पर अगर लिखते हैं ये हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स ही है पैराबोला की, तो इसका मतलब पैरेलल PR इज पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब रहा डी ऑप्शन, QS इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। अब अगर मैं स्लोप पता करूं QS की, तो QS से मेरे पास में आ जाएगा 4T3 माइनस, ऊपर मैंने लिखा 281 मतलब 283 माइनस T4 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ T3 स्क्वायर माइनस T4 स्क्वायर, ये कैंसिल होकर मुझे दिखेगा 2 अपॉन T3 प्लस T4, और क्लियरली T3 प्लस T4 भी कितना है, 0 है। यहां पे ये रहा हमारे पास में रिजल्ट, T3 प्लस T4 कितना है, 0। इसका यूज करके हमें दिख रहा है QS मतलब स्लोप ऑफ QS भी नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब QS भी वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल है इसका मतलब पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स बोल दो या पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स बोल दो, दोनों के पैरेलल रहने वाला है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो फाइनली इसका आंसर क्या रहेगा, A, C एंड D ऑप्शन। तो एक अच्छा क्वेश्चन, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और उसको सिर्फ एक क्वेश्चन की तरह मत सोचना, मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इसको तुम दो पार्ट्स में अटेम्प्ट करना। पहला तो ये कि क्वेश्चन अभी पढ़ो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर तुम इसको सॉल्व कर सकते हो तो इसका मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर है। और अगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार पहले मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा, फिर से वीडियो पॉज करके तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और देखना कि क्या तुम ये सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो अगर इस क्वेश्चन को तुमने पढ़ा है अच्छे से, तो इस क्वेश्चन में यूज होने में पैराबोला की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसमें यूज होने वाली है। तो क्वेश्चन को एक बार साइड में रखते हैं, पहले मैं तुम्हें वो प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। तो पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और अगर तुम ध्यान से पैराबोलास के क्वेश्चन देखो तो उनमें एक प्रॉपर्टी जो बहुत ही बार यूज होती है वो ये है कि अगर हम एक पैराबोला की बात करें, ठीक है, इस तरह से मैं एक पैराबोला बना लेता हूं, इस पैराबोला पर किसी भी टेंजेंट की अगर हम बात करें, किसी भी टेंजेंट पर अगर हम बात करें, ये मान लेते हैं हमने P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो P पॉइंट पर टेंजेंट पर अगर मैं फोकस
F से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो P पॉइंट पर टेंजेंट पर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो इसका जो फुट होता है, फोकस का जो फुट लाई करेगा, वो लाई करता है टेंजेंट एट वर्टेक्स पर। ये जो अभी तुम्हें एक तरह से y एक्सिस दिख रही है, टेक्निकली इस पैराबोला की टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो अगर किसी भी टेंजेंट पर हम पैराबोला के फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो जो पॉइंट लाई करेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट टेंजेंट का और फोकस से परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेगा, वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करेगा। तो पहले तो मैं ये बात एक स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए प्रूव कर लेता हूं, और क्योंकि बात वैलिड है स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, तो ये हर किसी पैराबोला के लिए बात वैलिड होगी। तो मैंने पैराबोला उठाया, मान लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, और p पॉइंट मैंने एक बार के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, 80 स्क्वायर 280। तो p पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, और इसको एक बार के लिए n पॉइंट में मेंशन भी कर देता हूं, ये जो पॉइंट है वो n पॉइंट है। दूसरी जो इक्वेशन मुझे चाहिए वो मैं एक बार के लिए nf लाइन की इक्वेशन निकालूं। पैराबोला का जो फोकस है वो मैंने लिया है a, 0, और क्योंकि मैंने जो n पॉइंट है वो पैराबोला पर लिया है और nf परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट p ले रहे हैं, तो nf की इक्वेशन मैं लिख सकता हूं y माइनस 0 अपॉन x माइनस a, और पैराबोला की टेंजेंट जो है उसकी स्लोप यहां से कितनी दिख रही है मुझे, 1/t, तो इसकी स्लोप आ जाएगी -t। तो ये इक्वेशन मैंने लिखी y प्लस xt इज इक्वल टू 80। अब इन दोनों लाइंस का अगर हम इंटरसेक्शन देखें, तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन अगर देखा जाए, तो अगर मैं y एलिमिनेट करता हूं, तो ty प्लस x टी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और यहां से x 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा 0। क्लियरली x कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये जो n पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना हमने दिखा दिया, x कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ये जो n पॉइंट है वो किस पर लाई कर रहा है, वो लाई करेगा y एक्सिस पर। और स्टैंडर्ड पैराबोला की जो y एक्सिस अगर हम बात कर रहे हैं, तो y एक्सिस टेंजेंट एट वर्टेक्स ही है। तो पहली जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बता रहा हूं वो है, इसको बोल के देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या तुम इसको बोल कर याद रख सकते हो क्या। तो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि किसी भी पैराबोला की किसी भी टेंजेंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा टेंजेंट पर, उसका जो फुट है वो हमेशा लाई करेगा टेंजेंट एट वर्टेक्स पर, ठीक है। और इसी का कंटिन्यूएशन में एक चीज और हम लिख लेते हैं यहां पर, जो उस फुट का इमेज होगी इसी टेंजेंट पर, वो लाई कर जाएगी डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है। तो ये इसी की इमेज की बात कर रहा हूं मैं, एफ की, तो इसका नाम रख दिया मैंने एफ डैश। तो एफ डैश हमेशा लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स पर। तो ये बात एक बार मैं फिर से लास्ट टाइम बोल देता हूं कि किसी भी पैराबोला की किसी भी टेंजेंट पर फोकस से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो उस पैराबोला की टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करेगा, और फोकस की जो इमेज है टेंजेंट एट वर्टेक्स पर वो लाई करेगा, वो जो पॉइंट लाई करेगा इमेज वाला, वो लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला पर। तो बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है ये पैराबोला की। और दूसरी जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मैंने किसी भी पैराबोला पर 2 पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करी, इस तरह से अगर मैं बनाऊं, 2 पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एक पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया P और एक पॉइंट मेंशन कर दिया Q, और ये है इसका इस तरह से एक्सिस, ये पॉइंट S मैंने इसका लिख दिया है फोकस, ठीक है। तो जो P पॉइंट पर टेंजेंट और Q पॉइंट पर टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको अगर मैं एक बार के लिए T लिख देता हूं, तो एस टी स्क्वायर क्या रहने वाला है हमेशा, एस पी इंटू एस क्यू के, और ये भी हर पैराबोला के लिए वैलिड है। इसको हम प्रूव करने के लिए पैराबोला को स्टैंडर्ड लेकर चल लेते हैं। तो हमने फोकस से P पॉइंट की डिस्टेंस, फोकस से Q पॉइंट की डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल रहेगा, एस टी स्क्वायर के इक्वल रहेगा।
तो इसके लिए अगर मैंने पैराबोला लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0 और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिए हैं 81 स्क्वायर, 281 और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 82 स्क्वायर, 282 और क्योंकि t पॉइंट पैराबोला की टेंजेंट्स एट p एंड q का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो t पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे a t1 t2 a t1 प्लस t2। वैसे तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट जैसा है पैराबोला के लिए कि दो पॉइंट्स पर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहता है, इस तरह से a t1 t2 a t1 प्लस t2। ठीक है, तो हम प्रूव कर रहे हैं इसको। तो अब अगर मैं सबसे पहले तो SP की लेंथ पता कर लेता हूं, ये लेंथ अगर हम पता करें तो SP आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ AT1 स्क्वायर माइनस a, तो a स्क्वायर T1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर T1 स्क्वायर। तो यहां से SP लिखा हमने, a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बनेगा a अंडर रूट में T1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इधर रहेगा 4T1 स्क्वायर। तो ध्यान से देखा जाए तो T1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा T1 की पावर 4 माइनस 2T1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4T1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a T1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्लियरली SP हमें दिख जाएगा a T1 स्क्वायर प्लस 1, ये तो आ गया SP। सिमिलरली SQ कितना आ जाएगा सेम प्रोसेस से a T2 स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे सामने SP और SQ तो दिख रहा है। अब हम पता कर लेते हैं कि ST कितना रहेगा। तो ST या ST स्क्वायर अगर मैं पता कर लूं तो ST स्क्वायर मुझे दिखेगा a T1 T2 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर T1 प्लस T2 का स्क्वायर, ये है ST का स्क्वायर बेसिकली। तो ये बनेगा a स्क्वायर और इधर आ जाएगा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2T1 T2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। और बहुत आराम से अगर हम a स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस 1 इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं T2 स्क्वायर प्लस 1, तो ST स्क्वायर हमें दिख रहा है a T1 स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में a T2 स्क्वायर प्लस 1। और बहुत ही आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये कौन है, a T1 स्क्वायर प्लस 1 ये है SP और a T2 स्क्वायर प्लस 1 ये है SQ। तो हमने प्रूव कर दिया स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ST स्क्वायर क्या रहेगा SP इंटू SQ। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन कई बार तुम्हारे मन में आता है कि हमने प्रूव तो स्टैंडर्ड के लिए किया है लेकिन जनरल के लिए कैसे यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जो फाइनल रिजल्ट है उस पर फोकस करो एक बार। फाइनल रिजल्ट किसी कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा, फाइनल रिजल्ट सिर्फ ये कह रहा है कि फोकस से टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस और फोकस से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट ये हमेशा इक्वल रहेगा। तो हम पैराबोला, अपना जो भी पैराबोला होगा उस पर वर्टेक्स पर क्या रख लेते हैं, ओरिजिन रख लेते हैं और पैराबोला की एक्सिस को ही क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी पैराबोला के लिए अगर मैं ये चीज फाइंड करूंगा तो फाइनली वो चीज क्या मिलेगी मुझे, ST स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ। इवन दो अब अगर हम पैराबोला को रोटेट भी कर दें तब भी ये रिजल्ट जो है वो वैलिड रहेगा। तो दो बातें मैंने तुम्हें यहां पर बताई है, पहला तो ये कि ST स्क्वायर SP इंटू SQ रहेगा, S फोकस है पैराबोला का और P और Q पॉइंट पर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं और T उन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, और इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि फोकस से किसी भी टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई करने वाला है टेंजेंट एट वर्टेक्स पर, टेंजेंट एट वर्टेक्स पर। और दूसरा, इसी पॉइंट की जो इमेज है वो टेंजेंट, इसी पॉइंट की इमेज टेंजेंट पर अगर देखें तो वो लाई कर जाएगा डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट जिस पर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो किस पर लाई करा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पर, और इसी टेंजेंट पर इमेज लाई कर जाएगा डायरेक्ट्रिक्स पर पैराबोला की। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर और मेरा सजेशन है कि तुम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और मोस्टली तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर देखें तो हमें क्वेश्चन में x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0
और 2x प्लस वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0, दो टेंजेंट्स दे रखी हैं पैराबोला की एट पॉइंट P एंड Q। तो इस तरह से अगर मैं एक बार पैराबोला ड्रॉ करता हूं और ये दो टेंजेंट्स मैंने यहां पर ऐसे, ये एक P पॉइंट पर टेंजेंट है और ये Q पॉइंट पर टेंजेंट मैंने कुछ इस तरह से बना दी, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है। ये टेंजेंट भी दे रखी है, इसको लिख देते हैं। ये P पॉइंट पर टेंजेंट है x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और Q पॉइंट पर टेंजेंट है 2x प्लस वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन में मेंशन्ड है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द सेम पैराबोला एट द वर्टेक्स। तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हमें यहां पर इस तरह से दिख रही है। इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्लियर है कि ये पैराबोला क्लियरली स्टैंडर्ड नहीं है, रोटेटेड पैराबोला है, मतलब इसकी एक्सिस y एक्सिस या x एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अच्छा, अब हमें पता करना है SP इंटू SQ का अंडर रूट S फोकस है। तो पहली चीज तुम्हें ये चीज तो समझ में आ जाएगी, जो मुझे पता करना है वो SP इंटू SQ जो है वो रहने वाला है ST स्क्वायर के। तो अगर मैं ST स्क्वायर पता कर लूं तो T कौन है, P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये अपना T पॉइंट है। तो मुझे फाइंड कुल मिला के ST की लेंथ पता करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे फोकस S पता करना होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें हम क्या चीज यूज कर सकते हैं कि हमारी जो टेंजेंट है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस लाई करता है डायरेक्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स पर। तो यहां से अगर मैं एक इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं, ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है टीपी टेंजेंट का और टेंजेंट एट वर्टेक्स का, यहां से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ठीक है, क्योंकि इसी लाइन पर कौन लाई कर रहा होगा, इसी लाइन पर फोकस लाई कर रहा होगा। इसी सेम बात को मैंने यहां पर यूज कर लिया। PQ टेंजेंट पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स के साथ में, यहां से भी मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये हमारा फोकस रहने वाला है, ठीक है। वही सेम बात हम यूज कर रहे हैं कि फोकस से दोनों टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट किस पर लाई कर रहा होगा, मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई कर रहा होगा। तो इन पॉइंट्स को मैंने नाम रख दिया, ये पॉइंट मान लिया मैंने A पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने माना B पॉइंट। तो पहला काम तो हम पता करते हैं कि हमारा A पॉइंट किन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो वो एक तो TP का है और एक AB का है। TP मतलब x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और AB टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो वो है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, y आ जाएगा हमारे पास में -7 और y अगर -7 है तो x आ जाएगा -14। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -14 कॉमा -7। और सिमिलरली हम B पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर पता करें तो B TQ पर लाई कर रहा है 2x प्लस वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और टेंजेंट एट वर्टेक्स x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने 2x माइनस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और इधर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनेगा 7y प्लस 28 0, y आ जाएगा -4, y अगर -4 अगर हम यूज करते हैं यहां पर तो x आ जाएगा 2x इज -10, x आ जाएगा -5। तो ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब क्योंकि मेरे पास में A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और AS लाइन TP के परपेंडिकुलर है, तो AS लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूं y प्लस 7 अपॉन x प्लस 14 और AS क्योंकि TP के परपेंडिकुलर है तो TP की स्लोप 1 है तो AS की स्लोप आ जाएगी -1। तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं BS लाइन को देखूं तो मेरे पास में B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो मैंने लिखा y प्लस 4 अपॉन x प्लस 5 और क्योंकि BS लाइन TQ लाइन के परपेंडिकुलर रहेगी, TQ की स्लोप -2 है तो इसकी स्लोप आ जाएगी 1/2। तो 2y प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 5 और AS और BS लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही मुझे क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड भी अगर हम कर दें
तो आ जाएगा 3y प्लस 29 इज इक्वल टू 5, यहां से y आ जाएगा अपने पास में -8, और अगर y -8 है तो x आ जाएगा -8 प्लस 21, ये बनेगा 13, x आ जाएगा -13। तो फोकस s के कोऑर्डिनेट आ गए -13, -8। अब क्योंकि मेरे पास में फोकस s के कोऑर्डिनेट है और मैं t के कोऑर्डिनेट तो बहुत ही आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि t किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, हमारी जो दो टेंजेंट्स पहले से गिवन है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक तो है x माइनस, यहां पे लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x प्लस वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3x माइनस 21, x माइनस 7, और x अगर -7 है तो y कितना आ जाएगा, 0। तो t पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -7, 0। क्लियरली t पॉइंट मुझे दिख रहा है, s पॉइंट दिख रहा है, st की लेंथ आ जाएगी हमारे पास में, या st डिस्टेंस आ जाएगी, और मुझे st स्क्वायर पता करना है, नहीं st ही पता करना है, तो अंडर रूट ऑफ -13 प्लस 7 का स्क्वायर, ये बनेगा 6 स्क्वायर, मतलब 36 प्लस 64, ये बनने वाला है 10, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो एक बहुत सुंदर क्वेश्चन, दो यूजफुल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड पैराबोला का क्वेश्चन। और तुम में से कितने लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी याद थी और कौन सी नहीं याद थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है P इज अ मूविंग पॉइंट ऑन एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो P पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। F1 एंड F2 आर टू फोकाई ऑफ द एलिप्स, और अल्फा लेस देन बीटा है। तो मतलब ये क्लियर कर दिया कि F1 किसको बोल रहा है ये, और F2 किसको बोल रहा है, ये क्लियर किया इसने। वन ऑफ द कॉमन पॉइंट ऑफ PF1 एंड दिस गिवन सर्कल इज Q, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लो और फिर इसका आगे सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम एक एलिप्स बना लेते हैं। इस तरह से अगर हम एक एलिप्स बना लेते हैं, ये हमारी x एक्सिस, ये इस तरह से y एक्सिस, ठीक है। और इस एलिप्स के बारे में मुझे पता है ये पॉइंट कितना है, 6,0, और इधर पॉइंट है -6,0, इधर पॉइंट दे रखा है 0,√20, और इधर है 0,-√20। अब हम पहले पता कर लेते हैं, क्योंकि मुझे फोकस की बात करनी है तो एसेंट्रिसिटी पता कर लेते हैं। तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 - 20/36, तो ये आ जाएगा 16/36, 4/6। एसेंट्रिसिटी है 2/3। एसेंट्रिसिटी अगर 2/3 है तो AE आ जाएगा अपने पास में 6 × 2/3, 4। तो ये जो पॉइंट है ये है 4,0, और इधर है -4,0, मतलब ये अपना F2 फोकस है, और इधर है F1 फोकस। अब ये जो सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसका सेंटर मुझे दिख रहा है 0,3, और रेडियस है इसकी 9 - 8, 1 इसकी रेडियस हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से सर्कल भी हमें यहां पर दिख रहा होगा, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे मार्क कर दिया, ये जो पॉइंट है सेंटर है इसका, जो कि कितना है 0,3 है। अब हम बात कर लेते हैं, जो P पॉइंट है वो मूविंग पॉइंट है एलिप्स के ऊपर, और इस तरह से है कि अगर मैं PF1 को ज्वाइन करता हूं तो PF1 का सर्कल के साथ एक कॉमन पॉइंट Q है। तो P पॉइंट एलिप्स पर है, F1 एलिप्स का फोकस है ही, लेफ्ट वाला है वैसे यहां पर डायग्राम में, और साथ में सर्कल का सेंटर जो दे रखा है, नहीं सर्कल पर जो पॉइंट है PF1 का कॉमन पॉइंट वो कौन है, Q है। अब A और B ऑप्शन में हमसे PQ प्लस PF2 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो जैसे ही तुमने P पॉइंट एक बार के लिए यहां पर इमेजिन किया, मान लेते हैं यहां पर है, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉइंट P है, और इन दोनों में से कोई एक पॉइंट क्या हो सकता है, Q हो सकता है, और F2 तो हमारे पास में है ही। तो अभी तक मुझे दिख रहा है
P पॉइंट, ये P पॉइंट होगा यहां पर, और मुझे ये F पॉइंट भी दिख रहा है और F2 दिख रहा है, और या तो ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट Q पॉइंट हो सकता है, क्योंकि Q पॉइंट PF1 का सर्कल के साथ कॉमन पॉइंट है। अब क्वेश्चन को चाहिए कि हम पता करें PQ प्लस PF2 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और जैसे हमने PQ और PF2 को देखा तो हमारे दिमाग में एलिप्स का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि PF1 प्लस PF2 रहेगा 2a के इक्वल, मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल, और इस एलिप्स की मेजर एक्सिस बहुत ही आराम से हमें दिख रही है 12 है। लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें PQ प्लस PF2 पता करना है। तो अगर हम देखें PF1 जो है उसको पता करने के लिए, या फिर उसको अगर मैं ब्रेक करूं PQ की टर्म्स में, तो अगर मैंने ऐसे लिखा PQ प्लस QF1 और प्लस PF2, ये आ जाएगा अपने पास में 12। ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं इस पॉइंट को क्यों लिख रहा हूं या इसको क्यों लिख रहा हूं। दोनों में से कोई सा पॉइंट भी क्या हो सकता है, क्यू हो सकता है। अब जो मुझे चाहिए PQ प्लस PF2, यहां से अगर हम पता करें तो ये आ जाएगा PQ प्लस PF2 आ गया हमारे पास में 12 माइनस QF1। अब ये सोचना थोड़ा आसान है कि मुझे बस 12 माइनस QF1 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो QF1 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो यहां पर अगर मैं पता करता हूं तो QF1 मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखा जाए तो एक फिक्स्ड सर्कल पर लाई करने वाले पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी है एक फिक्स पॉइंट -4,0 से। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी ये मैक्सिमम तो रहेगी। अगर मैं F1 की डिस्टेंस, सर्कल के सेंटर को नाम दे देते हैं, C यूज तो नहीं कर रखा कहीं, C मेंशन कर देता हूं सर्कल के सेंटर को, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने, मैक्सिमम हो जाएगा CF1 प्लस R, और ये जो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी ये आ जाएगी CF1 माइनस R। तो हमारे पास में QF1 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, CF1, F1 पॉइंट की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस, तो ये CF1 आ जाएगा -4,0 की 0,3 से डिस्टेंस 16 प्लस 9 का √5 हो जाएगा। तो ये आया 5 प्लस रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 1, ये कितना रहेगा 6, और QF मिनिमम रहेगा 5 माइनस 1, ये आ जाएगा 4। और जैसे ये आ गया तो हमारे दो रिजल्ट तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगा 12 माइनस 4 मतलब 8, और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 6 मतलब कि 6। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और बी में जो डेटा है वो पूरा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब हम देख रहे हैं ऑप्शन सी एंड डी को। सी एंड डी में देखो, इसमें लिखा है इफ द लाइन PF1 इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0,3। दोनों ही ऑप्शन में एक ही डेटा है, ध्यान से देखो। PF1 जो है वो 0,3 से, मतलब जो गिवन सर्कल है उसके सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने के लिए एक लाइन को अगर सर्कल के साथ कॉमन पॉइंट भी देना है और उसके सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर भी होना है, तो ऑब्वियसली वो लाइन उसकी टेंजेंट होगी। तो ये जो P पॉइंट है वो इस तरह से मूव करे कि या तो हम इस तरह से चले जाएं, मतलब ये एक टेंजेंट जा सकती है, या फिर इस तरह से जा सकता है। दोनों में से कोई सा भी केस पिक करें। मान लेते हैं कि यहां पर हमारा P पॉइंट आ रहा है, तो इस समय देखो ये कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। या फिर हम इस केस में बात करें, जब टेंजेंट इस तरह से ऊपर से जा रही है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हो जाएगा। अब एक बार के लिए हमें ऐसा लग सकता है कि दोनों अलग अलग टेंजेंट है, तो क्या अलग अलग आंसर आएगा क्या। तो देखो हमें पता है कि PF1 प्लस PF2 कितना है 12, तो हम फिर से वही चीज लिख देंगे, PQ प्लस PF2 क्या रहने वाला है 12 माइनस QF1। और देखो इन दोनों में से कोई भी टेंजेंट अगर मैं उठाता हूं, भले ही मैं इस टेंजेंट की बात अगर करूं, एक बार के लिए इस टेंजेंट की बात करूं, तो मुझे एक पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है वो Q पॉइंट दिख रहा है। तो QF1 का मतलब ही क्या होगा,
क्यू एफ वन का मतलब बहुत ही क्लियर शब्दों में क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट रहने वाला है सर्कल पर, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और इवन अगर मैं ये लाइन भी उठाता हूं, ये वाली टेंजेंट लाइन भी उठाता हूं, तब भी हमारे पास में पी क्यू प्लस पी एफ टू क्या आने वाला है, 12 माइनस क्यू एफ वन आएगा। क्यू एफ वन जो आएगा वो फिर से लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल पर फिक्स पॉइंट क्यू से ही रहने वाली है, फिक्स पॉइंट एफ वन से ही रहने वाली है। और ये भी कौन सा है, मतलब मैंने एफ से ही दोनों की लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखी है, ठीक है, एफ से ही दोनों की लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखी है। दोनों टेंजेंट्स भले ही डिफरेंट है, पर क्योंकि हम दोनों ही टेंजेंट F1 पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों ही केस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। मतलब QF1 की वैल्यू फिक्स रहने वाली है। और सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ S1 से अगर मैं लिखूं, और F1 पॉइंट है अपना -4,0, तो आ जाएगा 16 प्लस 8, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 24। तो इस केस में आंसर रहेगा 12 माइनस अंडर रूट 24। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, बी एंड सी। चलो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस एक छोटी सी बात है जो अगर तुमने ढंग से पिक करी तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद तुम इसका सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक कॉमन कॉर्ड ए बी है जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला की बात कर रहा है। ए पॉजिटिव मेंशन कर रखा है, और वो जो कॉमन कॉर्ड ए बी है दैट इज ऑल्सो देयर फोकल। फोकल से मतलब फोकल कॉर्ड ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ए बी इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा, एंगल सबटेंड कर रहा है ओरिजिन ऊपर। फिर हमसे क्वेश्चन में हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी पूछा है, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी और थीटा हमसे क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शंस में है। पहला ऑप्शन तो हम देख के रिजेक्ट कर सकते हैं कि सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला tan π/8 है जो कि 1 से लेसर है, तो ये तो क्लियरली गलत है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि पैराबोला नोन है तो मैं पैराबोला को एक बार प्लॉट कर लेता हूं। इस तरह से अगर मैं पैराबोला बनाता हूं, और साथ में हाइपरबोला जो है उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस अगर हम देखें तो वो एक्स एक्सिस ही है, तो इस तरह से कुछ हाइपरबोला होगा। तो कॉमन कॉर्ड जो है वो इस तरह से कुछ होगी, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, तो ए बी इस तरह से कॉमन कॉर्ड होगी। और दूसरा ये जो कॉमन कॉर्ड है ये इसकी फोकल कॉर्ड भी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ऑब्जर्व करने वाली थी उस पर ध्यान देते हैं। ध्यान से देखो, हमें ये तो पता है कि ये जो मैंने ASB कॉर्ड बनाई है एक तरह से, ये क्लियरली फोकल कॉर्ड है और S दोनों का फोकस है। और ध्यान से देखो, पॉइंट A और जो पॉइंट B है, क्योंकि दोनों कर्व जो हैं वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ही रहने वाला है। और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये जो AB कॉर्ड है, ये जो AB कॉर्ड है वो क्लियरली जो x एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा। दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब ये जो ASB कॉर्ड है वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, फोकस से पास कर रहा है, तो क्लियरली ये जो ASB है वो है लेटस रेक्टम। और जैसे ही हम ये समझ जाएंगे, अब क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान हो चुका है। तो ये जो ASB है वो पैराबोला और हाइपरबोला दोनों के लिए लेटस रेक्टम है। तो यहां से अगर मैं पैराबोला को देखें तो पैराबोला के लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो मुझे दिख ही रहा है कि 8 है, और उसके इक्वेट कर दिया मैंने 2b² अपॉन a। यहां से मुझे दिख जाएगा b² इज इक्वल टू 4a। पहली इंफॉर्मेशन तो मैंने ये पता कर ली। और दूसरा, अगर मैं फोकस भी मेंशन कर दूं, s पॉइंट जो है पैराबोला को देख के मैं फोकस मेंशन कर सकता हूं, ये भी कितना आ जाएगा 2,0। तो सबसे इजीली जो ऑप्शन मुझे अभी दिख रहा है वो है ट्राइंगल AOB का एरिया। ये आ जाएगा 1/2 × 2 ×
यहाँ पे अगर मैं बना भी दूँ इस तरह से ट्राइंगल ओ ए बी, इस तरह से बनाता हूँ, तो हाफ इंटू ये लेंथ आ जाएगी, ओ एस लेंथ हो जाएगी 2 और ए बी की लेंथ कितनी है 8, तो ये बन रहा है हाफ इंटू 2 इंटू 8, ये रहेगा 8। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब मुझे चाहिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हाइपरबोला के लिए, और उसके लिए अगर मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दूं, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,4, और ये भी मैंने किसको देख के लिखा, पैराबोला की इक्वेशन से लिख दिया। 2,4 अगर मैं हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा 4/a² माइनस 16/b² इज इक्वल टू 1, और b² कितना है 4a, तो ये रखा मैंने 4/a² माइनस 16/4a इज इक्वल टू 1, और ये मुझे दिख रहा है 4 माइनस 4a इज इक्वल टू a² प्लस 4a माइनस 4 इज 0, यहां से a आ जाएगा -4 प्लस माइनस √16 प्लस 16/2, और यहां से हमारे पास में a आ जाएगा -2 प्लस माइनस √32, मतलब 4√2, तो आ जाएगा 2√2, और क्लियरली ए क्वेश्चन में मेंशनड ही है, ए पॉजिटिव है, ए आ जाएगा -2 प्लस 2√2। तो ये तो हमारी लेंथ आई, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमारे सामने है, ये ए। अब यहां से अगर मैं बी पता करूं तो यहां से आ जाएगा b² इज इक्वल टू 4 2√2 माइनस 2, तो यहां से b आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √2√2 माइनस 2, और कॉन्जुगेट एक्सिस 2 भी हो जाएगा 4 टाइम्स √2√2 माइनस 2, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ए पहले से ही गलत है, और अगर हम थीटा एंगल पता करें, मतलब थीटा एंगल इसने मेंशन किया हुआ है कि जो ए बी सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पर, तो ये एंगल अगर पता कर लें पहले, इस एंगल को मैंने अल्फा बोल दिया, तो क्लियरली 2 अल्फा कितना है थीटा के इक्वल है, तो हमारे पास में tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा, ध्यान से देखते हैं 4/2, tan अल्फा 2 है, इसका मतलब अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 2, तो 2 tan इनवर्स 2 अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, अच्छा ध्यान से देखना, tan इनवर्स 2 को 2 बार ऐड कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 2 है, क्लियरली tan इनवर्स 2 जो है वो 45 से बड़ा एंगल है, या अगर मैं ITF की प्रॉपर्टी यूज करूं तो tan इनवर्स 2 में अगर हम सम लगाएंगे तो ये बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स 4/1 माइनस 4, तो ये बन रहा है पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एक्चुअली पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 है। तो और बात कर रहा था क्वेश्चन इस पूरे एंगल की, ठीक है, तो ये एंगल कितना रहेगा, थीटा है अपना पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, तो ऑप्शन डी गलत है। अच्छा, इसमें अगर तुम्हें 1% भी ये डाउट है कि एंगल पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 है, तो दोनों लाइंस के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा वो tan इनवर्स 4/3 होगा, बिल्कुल सही बात है, पर यहां पे दो लाइंस के बीच में एंगल की बात नहीं हो रही कि अगर ये एंगल पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 है तो ये एंगल अपने आप क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ये बात तो ठीक है, पर यहां पर बात हो रही है कि अगर एक कॉर्ड कहीं पर एंगल सबटेंड करती है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली यही एंगल लिया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे एक्सटेंड करके हम इस एंगल को भी कंसिडर कर लें, ये नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इसमें कॉर्ड एंगल जो सबटेंड कर रही है वो एकदम स्पेसिफिकली इसी एंगल की बात हो रही है। और एसेंट्रिसिटी वैसे तो ऑप्शन ए वैसे ही गलत है, लेकिन अगर हमें पता करनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें दिख रहा है ए ई जो है वो है 2, और हमने ए ऑलरेडी पता कर लिया है, ये कितना है 2√2 माइनस 2 इंटू में एसेंट्रिसिटी ई इज 2, तो ये ई बन जाएगा √2 प्लस 1, तो ये √2 प्लस 1 है एसेंट्रिसिटी, ना कि tan π/8। तो एक अच्छा क्वेश्चन, और पूरा क्वेश्चन अगर मुझसे कोई पूछे तो पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस बात पर टिका हुआ था कि ये जो ASB क्वेश्चन में फोकल कॉर्ड मेंशन कर रखी है, ये एक्चुअली इसका लेटस रेक्टम होगा,